नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रोहित सिंह ट्रिपल.com के इस करियर खोज वेबिनार सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ लगातार लोग जुड़ रहे हैं, हम लोगों को जुड़ने देते हैं और इसको प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। करियर खोज के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि करियर खोज एक ऐसा वेबिनार प्लेटफॉर्म है जहां पर अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स, अलग अलग फील्ड के प्रैक्टिशनर खुद बच्चों से रूबरू होते हैं और 12th पास करने के बाद, ग्रेजुएशन पास करने के बाद जिस तरीके के दिशा भटकाव रहता है बच्चों के करियर में, उस उनको सही दिशा दिखाने के लिए, उनको उनके करियर का सही चुनाव करने के लिए ट्रिपल.com ने ये इनिशिएटिव लिया है। ट्रिपल.com ने करियर खोज की पहल की है। कहते हैं कि किसी भी इंसान के लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं होता अगर उसे भारत माता की रक्षा करने का मौका मिले, भारत माता की सेवा करने का मौका मिले। आज का हमारा टॉपिक भी ऐसा ही है कि डिफेंस में आप अपने करियर को किस तरह से संवारें, किस तरह से बनाएं। डिफेंस में आप किस तरीके से अपने करियर बना सकते हैं, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, हमारे साथ जो आज के हमारे गेस्ट हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हालांकि वो उनका जितना परिचय किया जाए उतना कम है कहीं ना कहीं, लेकिन आज हमारे साथ डिफेंस के ऊपर बात करने के लिए, डिफेंस एज अ करियर के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन डॉक्टर संजय सुरेश व्यास जी, जो कि एक साइंस होलकर कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ बॉटनी हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी में, और एनसीसी ऑफिसर रह चुके हैं, और ऐसी तमाम उपाधियां डॉक्टर साहब के पास मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, हमारे ऑनलाइन वेबिनार में। थैंक यू वेरी मच रोहित जी। जी सर। सर, हमारे साथ काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं और समय को ज़्यादा ना गंवाते हुए, मैं आपका बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सेशन को शुरू करते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। बिल्कुल बिल्कुल श्योर। बिल्कुल सर। तो ये सेशन में मैं आपके साथ साथ जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं हम उनको भी बता दें कि आप अपने सवाल सेशन के साथ साथ लगातार पूछ सकते हैं, और जिनके भी सवाल सबसे ज़्यादा सटीक, सबसे ज़्यादा अहम, महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट माने जाएंगे पैनलिस्ट की नज़र में, उन्हें ट्रिपल की तरफ से गिफ्ट वाउचर भी दिया जाएगा। इसके अलावा आप सेशन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने सवाल ड्रॉप कर सकते हैं। जो लोग फेसबुक और यूट्यूब पे हमें लाइव देख रहे हैं, वो फेसबुक और यूट्यूब पे भी कमेंट सेक्शन में अपने सवाल ड्रॉप कर सकते हैं। एक एक करके सारे सवालों के जवाब लिए जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न ये करना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है 12वीं के बाद बच्चे समझ नहीं आता कि किस दिशा में जाना उनके लिए सबसे सटीक होगा, सही चुनाव कौन सा करियर उनको चुनना चाहिए, उसमें कंफ्यूज रहते हैं। और फिर बात जब डिफेंस की आती है कि डिफेंस में उन्हें करियर बनाना है, तो ये कंफ्यूजन थोड़ा और बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें 12th के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ग्रेजुएशन के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये कहीं ना कहीं एक मन में सवाल हर बच्चे के रहता है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि 12th के साथ हम किस तरीके से डिफेंस में अगर जाने की इच्छा रखते हैं, तो 12th के साथ किस तरीके की प्रिपरेशन होनी चाहिए, और 12th के बाद हम कैसे उसका हिस्सा बन सकते हैं। जी सर। थैंक यू रोहित जी। एक्चुअल जो आपने दो बात कही कि 12th के बाद किस तरीके से जाएं, या अगर हम ग्रेजुएट हो गए हैं तो ग्रेजुएट होने के बाद हम किस तरीके से आर्मी में जाएं, तो ये इस प्रश्न का जवाब बहुत लेट देना चाहिए, बहुत बाद में देना चाहिए। क्योंकि जी सर। करियर इन आर्म फोर्सेस अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले तो ये राजी करना चाहिए स्टूडेंट को कि उसे फौज में क्यों जाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि इस अनएम्प्लॉयमेंट के दौर में जहाँ पे कि रोजगार नहीं मिल रहे हैं, बच्चे बड़े हतोत्साहित हैं कि हमें नौकरियां अवेलेबल नहीं है, कोई सी भी एग्जाम दो सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत भीड़ है। राइट। तो ऐसी स्थिति में
मैं उन्हें ये कन्विंस कराना चाहता हूँ कि जो डिफेंस में, फौज में, आर्म फोर्सेस में जो करियर है वो इतना ब्राइट है और इतना आसान है। मतलब आज भी इंडियन आर्मी में 15,000 ऑफिसर्स के पद खाली हैं और ORS अदर रैंक्स के तो और बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। अब आप ये देखें कि हम ये कह रहे हैं कि कहीं अनएम्प्लॉयमेंट है, कहीं पे रोजगार नहीं है, और 15,000 पद खाली पड़े हैं इंडियन आर्मी में, कोई जा नहीं रहा। तो मेरा एक ही कहना है कि फौज में अगर जाना है तो जाना आसान है, भेजना कठिन है। मेरा ये कहना है, मैं हमेशा, मेरा काम ही है, मैं पिछले 25 साल से NCC ऑफिसर हूँ और कमीशन अफसर हूँ, मैं कैप्टन, और मैं हमेशा मैं काउंसलिंग भी करता हूँ बच्चों की, और बच्चों को ये मेरा एक पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है करियर इन आर्म फोर्सेस पे। लगभग मेरे 100-200 लेक्चर हो चुके हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में। जब मैं पहली बार जाता हूँ और बच्चों से हॉल में कहता हूँ कि भाई फौज में कौन जाना चाहता है, तो मुश्किल से 4-5 लोग हाथ खड़ा करते हैं कि हम फौज में जाना चाहते हैं। लेकिन जब मेरा पूरा लेक्चर हो जाता है और जब मैं बाद में पूछता हूँ कि अब कितने लोग फौज में जाना चाहते हैं, तो लगभग 90% बच्चे हाथ खड़ा करते हैं कि हम फौज में जाना चाहते हैं। तो मेरा ये, वापस से मैं इस चीज को रिपीट करूंगा कि फौज में जाना सरल है, भेजना कठिन है। ये मेरा काम है, भेजना मेरा काम है। एक्चुअली क्या होता है कि जब बच्चा घर जाता है और पेरेंट्स को बोलता है कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, तो वो सबसे पहला सवाल बच्चे से कहते हैं, तू भाई आ कहाँ से रहा है, किससे बात करके आ रहा है? जिसने बोला है उनको बोलो कि वो अपने बच्चे को आर्मी में भेजे। भाई मेरे बच्चे को आर्मी में क्यों भेज रहे हैं? आर्मी में जाना मतलब ये एक ऐसा फियर है, एक बुलेट फियर, कि गोली लग जाएगी और हम बच्चा खो देंगे या हमें आर्मी में नहीं जाना। हर आदमी ये सोचता है कि भगत सिंह देश में पैदा हो लेकिन पड़ोसी के यहाँ पैदा हो, हमारे यहाँ भगत सिंह पैदा ना हो। तो ये जो इंडियन मेंटालिटी है कि दूसरा व्यक्ति करे शहादत, दूसरा व्यक्ति इस प्रकार का काम करे, मैं सुरक्षित रहूं, मेरा बच्चा तो BMW में घूमे, मेरा बच्चा तो जो है मर्सिडीज में घूमे, उसका एक ऑफिस हो, एयर कंडीशन ऑफिस हो, बड़ा बंगलो हो, और मतलब वो अपने बच्चे के बारे में यही कल्पना करता है। तो आप जबकि देखो दूसरी कंट्रीज में क्या है कि आर्मी में जाना, एक परिवार से एक व्यक्ति को आर्मी ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है, जो हमारी कंट्री में नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ 15,000 पद खाली पड़े हैं। और आर्मी में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आर्मी कभी भी सेकंड कैटेगरी के लोगों को सिलेक्ट नहीं करती है, भले ही पद खाली रह जाए। वो सेकंड कैटेगरी के व्यक्ति को सिलेक्ट ही नहीं करते हैं, वो छोड़ देते हैं कि नहीं है, अभी हमारा स्टफ नहीं आया है तो जाने दो, नेक्स्ट टाइम वापस से हम अच्छा ही कैंडिडेट लेंगे, ऐसा नॉन इम्पोर्टेंट कैंडिडेट हम नहीं लेंगे। तो बात तो यहाँ से होगी। पहली चीज, डिफेंस में करियर के जब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो पहला तो ये होता है मोटिवेशन, कि हम मोटिवेशन दें कि वो जाए आर्मी में। मतलब हमें सबसे पहले तो सब कुछ बताने के पहले उसको मोटिवेट करना चाहिए कि आप आर्मी में जा सकते हो। तो छोटा मोटा मैं 5-10 मिनट लूंगा, ये बताना बहुत जरूरी है, ये बताना बहुत जरूरी है कि आर्मी में क्यों जाएं। नंबर 1, आर्मी में इसलिए जाना चाहिए कि आर्मी एक ऐसा करियर है कि जो कोई जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, इट इज सर्विंग द नेशन। देश की सेवा है, आप किसी की नौकरी नहीं कर रहे हो, आप देश की सेवा कर रहे हो, ये पहला एस्पेक्ट। सेकंड, द मैक्सिमम सैलरी, जो आर्म फोर्सेज है उसको सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। नंबर 3, मैक्सिमम फैसिलिटीज, मतलब आप ये देखें, राशन फ्री, मकान फ्री, उसके मेडिकल जितने भी सपोर्ट्स है वो फ्री, पेरेंट्स के मेडिकल सपोर्ट्स फ्री, बच्चों का एजुकेशन फ्री, CSD फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, कम रेट पे सामान उपलब्ध होना, ये सब चीजें आर्मी के बंदे को ये फैसिलिटीज हैं। नंबर 1। नंबर 2, रिस्पेक्ट। पूरी सोसाइटी में आज की तारीख में आर्मी को जितना रिस्पेक्ट है वो किसी भी प्रोफेशन में नहीं है। आज आप ये देखें कि जब भी कोई ओजी वर्दी वाला, ग्रीन वर्दी वाला, कंधे पे सितारे लगे हुए हैं, तो उसका एक अलग प्रकार का एलिवेशन होता है, एक अलग एलिवेशन होता है। बच्चे जो हैं उससे बहुत अट्रैक्ट होते हैं और बच्चे बनना चाहते हैं वैसा, कि हमें ये ऐसा अधिकारी बनना है, आदमी स्मार्ट लगता है। दूसरी चीज, फिजिकल फिटनेस। जो काम आप हजारों रुपए जिम में देके अपना शरीर नहीं बना पाते हैं, आप आर्मी में रहते हैं तो ऑलवेज फिट रहते हैं। आप आर्मी में देखें, 50 साल का आदमी भी 25 साल के आदमी को डिफीट करता है। उसका स्टेमिना, उसका बॉडी परफेक्शन जो है वो 25 साल के बच्चे से भी ज्यादा परफेक्ट होता है 50 साल के आदमी का। अब एक चीज बताओ, ऐसा जॉब कहाँ से आएगा कि सदैव स्वस्थ रहे? नंबर 1।
बढ़िया फिटनेस रहे, नंबर 2, सारी फैसिलिटी फ्री में मिले, नंबर 4, सारी एडवेंचर एक्टिविटी करने को मिले, नंबर 5, सबसे अच्छी सैलरी मिले, नंबर 6, और सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिले। अब मुझे आप बताओ, ऐसा जॉब मुझे बताओ कहीं है क्या? नहीं नहीं सुन रहे नहीं, मेरी बिल्कुल। बात को, मेरे बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं। आप, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप अगर एक किराए की साइकिल लेने जाते हो चौराहे पे, तो किराए की साइकिल, साइकिल की कीमत होती है 4,000 रुपए। वो आपके पूरे खानदान का नाम पूछता है, आपके फादर का नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, सब लिखता है वो। मतलब 4,000 की साइकिल का भी आप पे विश्वास नहीं करता है, वो सारी बिल्कुल। चीजें लिखता है, उसके बाद आपको साइकिल किराए पे देता है। आप आर्मी में जाते हैं तो 80 करोड़ का फाइटर प्लेन उड़ाते हैं, 70 करोड़ का टैंक ड्राइव करते हैं, एक बुलेट जो है वो 250 रुपए की एक बुलेट आती है, वो बुलेट आप फायर करते हैं। राइट। एलएमजी, आप कोई घर में एक डंडा नहीं होता है, लेकिन आप सब प्रकार के एमिनेशन, सब प्रकार के हथियारों से जो है वो आप ट्रेनिंग लेते हैं। दूसरी चीज एडवेंचर, ऐसा एडवेंचर, आज इन जितने बच्चे बैठे हैं इनमें से कितने बच्चों ने पोलो खेला है, कितने बच्चों ने पैरासेलिंग किया है, कितने बच्चों ने रॉक क्लाइंबिंग किया है, कितने बच्चों ने रिवर राफ्टिंग किया है? मुझे नहीं लगता किसी ने किया होगा, बिल्कुल नहीं किया होगा। ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, ये आर्मी में फ्री हैं, आप रोज करते हैं, इनसे रोज रूबरू होते हैं। यही लाइफ है। जब आप हवा में होते हैं, जब आप उन्मुक्त आकाश में होते हैं, उस समय की जो फीलिंग होती है वो बाकी सब चीजों से अलग होती है। तो ये सब जितनी फैसिलिटी आर्मी में, जितना रिक्रिएशन, जितना मजा, जितना एडवेंचर, जितनी फैसिलिटी आर्मी में, वो किसी भी जॉब में नहीं है। तो ये तो मेरा मोटिवेशन हुआ कि आर्मी में इसलिए जाना चाहिए कि आर्मी में ये सब कुछ है, बाकी किसी दूसरे प्रोफेशन में नहीं है। तीसरी चीज, अब जो आज बच्चे बैठे हैं, इन बच्चों के जो रोल मॉडल हैं, जो हीरो हैं, वो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, इन्होंने अपना हीरो इन लोगों को बना के रखा है जिनका जो एक्चुअल सीन है, एडवेंचर सीन है, वो भी इनके डबल करते हैं, इनके डुप्लीकेट करते हैं। ये काहे के हीरो? तो आप अपना हीरो उसको बनाओ जो वाकई हीरो, जो एक्चुअल हीरो है। जो रियल लाइफ अब आप ये मुझे बताओ, जो 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 जिसने ऐसा काम किया वो आपका हीरो, वो आपका रोल मॉडल हो। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, इन बच्चों को भी पता नहीं होगा। मैं जब अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शो करता हूँ तो मैंने लगभग 50 फोटो लगा के रखे, जो 50 हीरो हैं इंडियन आर्मी के, जिनको हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला है, परमवीर चक्र। मैंने उसके नीचे नाम नहीं लिखा है, वो इसे लगा दिया। तो वो, उनमें से एक बच्चा नहीं पहचानता कि ये कौन है। ये हमारी मिस्टेक है, ये जो आज आप हैं, मैं हूं, हम लोगों की मिस्टेक है कि हम हमारे बच्चों को रियल हीरो से इंट्रोड्यूस नहीं कराते हैं। बिल्कुल सही बात। एक मेरे को टीवी पे एक वो ध्यान आ रहा है, एक प्रोग्राम आता था जिसमें 2 चेहरों को मिला के और चेहरा बताया जाता था, आधा शाहरुख खान का, आधा आमिर खान का। तो बच्चा शाहरुख खान के कान को देख के बता देता है कि ये शाहरुख खान है, उसकी नाक को देख के बता देता है, उसकी आंख को देख के बता देता है कि वो इतना ज्यादा उससे फेमिलियर है, तो उसको इतना ज्यादा अपना आइडियल बना रखा है कि उसकी वो नाक को देख के बताता है कि शाहरुख खान है। लेकिन मैंने पूरा चेहरा लगा दिया। गैलेंट्री अवार्ड जिनको परमवीर चक्र मिले, जिन्होंने अदम्य साहस युद्ध के दौरान और ऑपरेशंस के दौरान किया है, उन लोगों का मैं पूरा चेहरा दिखा रहा हूँ, लेकिन वो उनको नहीं पहचान पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम अपनी नई जनरेशन को सही हीरोज से इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे हैं। एक छोटी सी बात बताऊंगा, इसके बाद फिर मैं मेरा अपना ओरिजिनल लेक्चर चालू करूंगा, जिससे बच्चों को गाइड करूं कि आर्मी में जाना कैसे। अरुण खेत्रपाल, लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, 1971 के वार में जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला था, परमवीर चक्र के बारे में बताता हूं कि जो बहुत शौर्य, बहुत साहस, बहुत वीरता से ऑपरेशंस में या वार में, लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, उनको डिफेंस जो है वो गैलेंट्री अवार्ड, परमवीर चक्र अवार्ड देता है। अभी तक इंडियन आर्मी की हिस्ट्री में आजादी के बाद से अभी तक लगभग 49 या 50 अवार्ड अभी तक मिले। अभी विक्रम बत्रा का लोगों ने नाम सुना होगा, विक्रम बत्रा को 99 के अंदर मिला। और इसके पहले अरुण खेत्रपाल की बात करें, अरुण खेत्रपाल जो है वो 1971 के वार में सेकंड लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग ले रहे थे, और उनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी, 4 ही महीने, 6 महीने होते हैं ट्रेनिंग के, लेकिन 4 ही महीने हुए थे और लड़ाई लग गई। तो उन्होंने कहा मुझे भी लड़ाई पे जाना है, तो उनके जो ऑफिसर्स थे उन्होंने मना कर दिया
आपको नहीं भेजा जा सकता, आपकी ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई है। नहीं उन्होंने कहा नहीं। आप एक काम करो, आपको जो भी टेस्ट लेना है मेरा टेस्ट ले लो, लेकिन मैं लड़ाई पे जरूर जाऊंगा। तो उसकी जिद के सामने उसके हायर अथॉरिटीज को हारना पड़ा और उसको वार पे भेजना पड़ा। जब वो गए तो वो टैंक कमांड के कमांडर थे। उन्होंने पाकिस्तान के 14 टैंक ब्लास्ट किए अकेले ने। हालात ये थे कि उनका पूरा क्रू, जो लोग टैंक जिन्होंने अंदर से देखा होगा, टैंक के अंदर एक ड्राइवर होता है, एक गनर होता है और एक कमांडर होता है, 3 लोग, एक लोडर, 4 लोग होते हैं। लोडर जो है वो एम्यूनिशन लोड करता है, ड्राइवर टैंक चलाता है और गनर जो है वो शूट करता है और कमांडर जो है वो देखता है किसको शूट करना है। तो कमांडर जो है अरुण खेत्रपाल थे, उसका पूरा क्रू, मतलब उनके ड्राइवर को भी मार दिया, उनके गनर को भी मार दिया, उनके लोडर को भी मार दिया। वो अकेले टैंक के अंदर थे, उन्होंने टैंक को ड्राइव किया, उन्होंने ही एम्यूनिशन को लोड किया, उन्होंने ही एम्यूनिशन को फायर किया और पाकिस्तान के 14 टैंक ब्लास्ट किए। ये खबर जब पाकिस्तान में गई तो वहां से एयर शूट से, हेलीकॉप्टर से उनको शूट कर दिया, वो शहीद हो गए और उनको मरने के बाद परमवीर चक्र मिला। तो ऐसे लोग, अब ये मैं इसलिए बताना, ये मैंने स्टोरी इसलिए बताई कि आज उनकी डेथ को भी 40-45 साल हो गए। मैं अपनी ट्रेनिंग पे जब मैं गया, जब मैं अहमदनगर गया ट्रेनिंग पे, तो जिस डाइनिंग रूम में हम खाना खाते थे, वहां पर पूरी दीवार की साइज का अरुण खेत्रपाल का फोटो लगा हुआ था। अरुण खेत्रपाल कमर पे हाथ रख के खड़े, दोनों तरफ रिवॉल्वर लगी हुई है और उस 22 साल के लड़के का जो जो जिसको कहते हैं उसकी स्मार्टनेस और उसके चेहरे की जो शाइन, वो देख के मुझे लगा, मैंने पूछा, उस समय मुझे पता नहीं था ये कौन है। मैंने मेरे पास में जो खाना खा रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि ये किसका फोटो है। उन्होंने कहा ये अरुण खेत्रपाल का फोटो है, इनको गैलेंट्री अवार्ड मिला था, परमवीर चक्र मिला था। तो उस समय मुझे लगा कि दुनिया में लोग कितने ही आते हैं और चले जाते हैं बिना आइडेंटिटी के। बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े नेता आते हैं और बिना आइडेंटिटी के चले जाते हैं। कुछ लोग तो सिविल सोसाइटी में चले जाते हैं तो 4 लोग भी नहीं मिलते उनको छोड़ने वाले, 3 लोग ही ले जाके उनका कर देते हैं। अभी कोरोना के अंदर जा रहे हैं, पता भी नहीं पड़ रहा है कौन कहाँ जा रहा है और उसका क्रिमिशन हो रहा है। लेकिन आज 40-45 साल बाद भी अरुण खेत्रपाल को जब मैं जाता हूं तो डाइनिंग हॉल के अंदर उसको देखता हूं तो रिस्पेक्ट से मेरा सिर झुक जाता है। उसकी फैमिली के 40-45 साल में अभी 2 पीढ़ी उसकी आ गई होगी। वो बच्चे जब जाके वहां पर देखते होंगे और अपने इस फैमिली के इतने साहसी व्यक्ति का फोटो देखते होंगे तो उनका भी सीना चौड़ा हो जाता होगा। उस व्यक्ति ने क्या किया, 21 साल की उम्र में जो है वो शहादत ली, लेकिन अपने पूरे परिवार का नाम इंडियन हिस्ट्री में डाल दिया। तो ये बात मेरे यंगस्टर्स को मैं बताना चाहता हूँ, काम ऐसा करो कि आपके फुटप्रिंट हो, आपके कदमों के पीछे लोग चलें। नौकरी ऐसी हो जिसमें रिस्पेक्ट हो। अभी हम देखते हैं, अभी 20 जवान चाइना के अंदर, अभी आपने भी टीवी पे देखा होगा, चाइना पे जब हमारी झड़प हुई तो हमारे 20 जवान शहीद हुए। उनको हम जानते नहीं थे, लेकिन जब उनका क्रिमिशन हुआ तो उनको छोड़ने पूरा गांव गया। मतलब आप ये देखें कि ये रिस्पेक्ट है, ये उनको सैल्यूट, उनको सलामी, उनको तिरंगा झंडा। मतलब आप ये देखें, ये वाला ऑनर किसको मिल सकता है? किसी को नहीं मिल सकता, ये सिर्फ आर्मी में मिल सकता है। तो मेरा इन बच्चों से, जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जीवन में काम वो करो जो मन को अच्छा लगे, नंबर 1। नंबर 2, जिसमें रिस्पेक्ट हो। नंबर 3, जिसमें जीते जी भी सम्मान मिले और मरने के बाद दुगना सम्मान मिले। तो ये मेरा स्टार्टिंग मोटिवेशन है कि आर्मी में क्यों जाएं हम, इसलिए हमें आर्मी में जाना चाहिए। एक चीज। अब आपके प्रश्न का जवाब अब आता है कि 12वीं के बाद और ग्रेजुएशन के बाद हम आर्मी में कैसे जाएं। तो सबसे पहले हम 12वीं की बात करते हैं। आर्मी में जाने के 2 रास्ते हैं, थ्रू एनडीए या आईएमए। एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, आईएमए मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे खड़गवासला। तो जो बच्चे अभी 12वीं में है, 12th में है, जिनकी उम्र 16.5 साल से 19.5 साल की है, वे बच्चे एनडीए के लिए ट्राई कर सकते हैं। एनडीए का एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, यूपीएससी का एग्जाम होता है एनडीए का, और वो एग्जाम नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। उसमें बच्चा अबव एन एवरेज, मतलब अगर आपके 60% से ज्यादा नंबर है तभी आप उसको ट्राई करें एनडीए को। ये अंडरलाइन बता रहा हूँ। अगर आप 60% फर्स्ट क्लास है तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, और इसके लिए आपकी इंग्लिश और आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो, 2 सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी कमांड हो,
तो आप एनडीए में जाएं। एनडीए के लिए अगर कहीं आपको ऐसा लगता है तो आप कुछ कोचिंग भी कर सकते हो, कहीं क्रैश कोर्स कर सकते हैं। लोग जो रिटायर्ड आर्मी के कर्नल हैं, मेरे मेरे जानकारी में भी हैं बहुत सारे लोग, वो कोचिंग चला रहे हैं, उनके पास जाएं, उनके पास बहुत सारा अनुभव है, वो आपको ट्रेन करेंगे, आपको वो ट्रेन करेंगे। तो आप एनडीए की तैयारी करें, साल भर आप एनडीए की तैयारी करें 12th के बाद, और एनडीए का एग्जाम दें, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम दें। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप दुनिया के सबसे लकीएस्ट पर्सन, सबसे भाग्यशाली है। क्यों? मैंने खड़गवासला देखा है पुणे अंदर से। जब मेरा ट्रेनिंग हुआ पुणे में तो मैं खड़गवासला भी, 1 हफ्ते के लिए मुझे खड़गवासला भी रखा गया। दुनिया की जन्नत अगर है तो वो खड़गवासला पुणे में है, एनडीए में। वहां पे लाइव जो है वो तालाब, झील, बोटिंग, हॉर्स राइडिंग, मार्केट, सुपरमार्केट, मतलब वहां क्या नहीं है उस कैंपस के अंदर। हाँ, लगभग 400 एकड़ के कैंपस में क्या नहीं है। वहां पे जिंदगी 3 साल ग्रेजुएशन करना है। आप ये फालतू इंदौर में, मऊ में, या पुणे में, या किसी सरकारी कॉलेज में, या दिल्ली में, मुंबई में, कहीं भी अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, उसका कोई लेवल ही नहीं है। एनडीए का कोई लेवल नहीं है। आपका स्टाइल, आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनालिटी एनडीए में जिस तरीके से शेप में लाई जाती है, उसका कोई 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 कंपैरिजन नहीं है। तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। वो आपको ग्रेजुएट कराते, ग्रेजुएशन की डिग्री देते हैं आपको, वो आपको ग्रेजुएट कराते हैं, 3 साल आपको पढ़ाते भी हैं, आपको डिग्री भी देते हैं। और उसमें से 3, या तो आप वहां पे आपका सिलेक्शन कर 3 साल में वो जज करते हैं कि कौन बच्चा आर्मी के लायक है, कौन बच्चा एयरफोर्स के लायक है, कौन बच्चा जो है वो नेवी के लायक है। अच्छा, तो ये मेरा यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है कि एनडीए का एग्जाम क्लियर करने के बाद फिर ये डिसाइड होता है, और ये डिसाइड करने का क्या क्राइटेरिया होता है कि कौन सा बच्चा एयरफोर्स में जाएगा, कौन सा आर्मी में जाएगा, और कौन सा जो है आपका नेवी में जाएगा? ये चीज इसमें आपका इंटरेस्ट भी पूछा जाता है, नंबर 1। लेकिन एयरफोर्स के लिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स कंपलसरी है। और एयरफोर्स के नंबर, मतलब एयरफोर्स से एक्सपेक्ट किया जाता है, एयरफोर्स के ट्रेनी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि नंबर नॉट लेस देन 99%। वो 80 करोड़ का प्लेन उड़ाता है, उसके रिफ्लेक्शन 100% होना चाहिए। 0.001% का भी अगर रिफ्लेक्शन स्लो है तो वो पूरा पायलट भी जाएगा और फाइटर प्लेन भी जाएगा। तो वो डिसाइड, वहां पे जो लोग हैं वो डिसाइड करते हैं। आप अपना ऑप्शन भी डालते हैं कि मैं एयरफोर्स में जाऊंगा, या आर्मी में जाना चाहता हूँ, या नेवी में जाना चाहता हूँ, अपना ऑप्शन भी डालते हो। प्लस वहां पे भी लोग डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा विंग में भेजा जाएगा। आप ग्रेजुएट होते हैं, अगर मान लो आपको आर्मी में के लिए सिलेक्ट किया जाता है तो आपको आईएमए भेजा जाता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। अगर मान लो आपको एयरफोर्स के लिए तो बिदूर में भेजा जाता है, और कोचीन में आपको, अगर नेवी वाले हैं तो आपको कोचीन में भेजा जाता है। मतलब आपको ग्रेजुएशन की डिग्री एनडीए देता है, और आपकी लाइन भी सिलेक्ट करता है कि आप एयरफोर्स में जा रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं, कि नेवी में जा रहे हैं। फिर वहां पर 1 साल का ट्रेनिंग होता है, फुल ट्रेनिंग, जो जिसको कहते हैं आर्मी का जो परफेक्ट ट्रेनिंग होता है। इसकी तैयारी वो शुरू से ही कराते हैं एनडीए में, कि 3-4 किलोमीटर रोज दौड़ना, जिमिंग करना, एक्सरसाइज करना, स्पोर्ट्स, गेम्स, स्टेमिना, ये सब वो पहले ही 3 साल में आपको इतना बढ़िया बनाते हैं कि आपको साल भर कोई दिक्कत नहीं आती है। इस तरीके से जो बच्चे आज 12th वाले हैं उनके लिए एक ही रास्ता है एनडीए, और 16.5 से 19.5 साल की उम्र उनकी होना चाहिए। अगर 19.5 क्रॉस कर दिए तो फिर अब आप एनडीए के लायक नहीं है। इसके बाद फिर आपको वेट करना पड़ेगा, आप ग्रेजुएट हो जाओ। फिर आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। आप ग्रेजुएट हो गए, उम्र होना चाहिए आपकी नॉट मोर देन 24, 24 से ज्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। 24 साल से ऊपर हो गए तो फिर आप आर्मी के लायक नहीं बचे। आपने पूछा था पोस्ट ग्रेजुएशन का, पूछा था मैंने, उस समय आपको नहीं बोला, अभी कह रहा हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएशन का तो कोई चांस नहीं होता आर्मी में। तो जो लोग अभी डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं वो इस चीज का खास ख्याल रखें कि 12th के बाद अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो आपके पास एक उपाय है, वो है एनडीए। एनडीए सीधे आपकी आर्मी, नेवी और जो एयरफोर्स है उसमें आपकी भर्ती करता है। और अगर आप ग्रेजुएशन में जा रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आपकी उम्र जो है वो 24 वर्ष के भीतर ही हो। उसके अबव अगर आप जाते हैं तो फिर आपको डिफेंस में जॉब करने का जो आपका सपना है वो कहीं ना कहीं रह जाएगा। जी सर, आगे बताएं। तो अगर मान लो आपका ये चांस एनडीए वाला चला गया है तो अब आपको ग्रेजुएशन, किसी भी कॉलेज से आप ग्रेजुएशन करें अपना। और यहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ
कि आपको एनसीसी लेना चाहिए। अगर आप एनडीए में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अब आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए किसी भी कॉलेज से और साथ में एनसीसी लेना चाहिए। एनसीसी लेने का बड़ा फायदा, एनसीसी में डायरेक्ट भर्ती होती है, सीधे इंटरव्यू, रिटन एग्जाम यूपीएससी में नहीं देना पड़ता है। जो एनसीसी में कैडेट सी सर्टिफिकेट बी ग्रेडिंग से पास होता है उसको रिटन एग्जाम यूपीएससी का नहीं देना होता है, वो डायरेक्ट इंटरव्यू से लेफ्टिनेंट बनता है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। 3 साल अगर वो कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन के साथ एनसीसी की एक्टिविटी में भाग लेता है तो आधा अफसर बन जाता है। उसके साथ ये प्लस पॉइंट होता है कि जो भी इंटरव्यूअर हैं वो इस चीज से कन्विंस रहते हैं कि इस बच्चे ने 3 साल खूब मेहनत की एनसीसी में, फिजिकली भी मेंटली भी, और ये आर्मी को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए उसको बहुत आसान हो जाता है आर्मी में जाना। एनसीसी का मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और सर अगर एनसीसी मान लीजिए, ये तो हमने ग्रेजुएशन के साथ बच्चों को एक सजेशन दिया है कि जो लोग 12th के बाद एनडीए नहीं कर पाए, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कर रहा हूँ, तो उसके साथ वो एनसीसी भी करें और एनसीसी के साथ फिर उनको उसका फायदा मिलेगा। लेकिन बहुत से स्कूल्स में क्या होता है कि एनसीसी उनके सिलेबस में 10th 12th में शायद होता है। जैसे विद्या भारती के कई स्कूल्स में जो है एनसीसी एक सब्जेक्ट रखते ही है एनसीसी, तो क्या उसका भी स्कूल में जो एनसीसी बच्चे करते हैं उसका भी आगे फायदा मिलता है क्या एग्जाम स्कूल में? के एनसीसी का फायदा नहीं, स्कूल की एनसीसी का फायदा नहीं होता। फायदा सिर्फ सी सर्टिफिकेट विद बी ग्रेडिंग। अगर सी ग्रेडिंग से पास हो तो फायदा नहीं मिलता है, सी सर्टिफिकेट विद बी ग्रेडिंग अगर आप पास है तो आपको फायदा मिलता है। आपको रिटन एग्जाम नहीं देना होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू से आप सिलेक्ट हो जाते हैं। लड़कियों के लिए बहुत फायदा है। अगर गर्ल्स कैंडिडेट अगर सुन रही है मुझे, तो लड़कियों के लिए 67 वैकेंसीज जो है वो रिजर्व्ड है। पहले लड़कियों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन होता था 5 साल का, अगेन 5 साल का, अगेन 5 साल का। लेकिन अब कोर्ट ने ये भी डिसाइड कर दिया है कि लड़कियों को भी परमानेंट कमीशन मिले लाइफ टाइम। तो ये भी उनके लिए गुड न्यूज है। अगर वो आर्मी में जाना चाहती हैं तो उनके लिए बड़ा स्वर्णिम मौका है कि 67 वैकेंसीज उनकी रिजर्व्ड है। वो अगर जाएंगी तो उनको रिटर्न एग्जाम नहीं देना है, उनको इंटरव्यू से उनकी भर्ती हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, आप ग्रेजुएशन के साथ एनसीसी कर रहे हो, लेकिन आपने जैसा बताया कि हो सकता है कि किसी कॉलेज स्कूल में एनसीसी नहीं है और अब पर एनसीसी नहीं है पर उसको आर्मी में जाना है, तो थ्रू एसएसबी वो अप्लाई करे एसएसबी में। और थ्रू एसएसबी दो प्रकार, सीडीएस और एसएसबी, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ये जो हम एग्जाम है सीडीएस का, ये जब हम एग्जाम देते हैं, कोई भी ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट विदाउट एनसीसी भी ये वाला एग्जाम दे सकता है सीडीएस का, एसएसबी के लिए अप्लाई कर सकता है। और पर वो इतना टफ है, मतलब ग्रेजुएशन के साथ एसएसबी और सीडीएस निकालना इतना आसान नहीं है। हम एक नॉर्मल किसी कंपनी में जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारा मुश्किल से आधे घंटे का इंटरव्यू होता है, मतलब मैक्सिमम इज हाफ एन आवर, और जो भी होना है वो हो जाता है। लेकिन आर्मी में जो इंटरव्यू होता है वो 5 डेज। हाँ सर, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो अक्सर बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि रिटन एग्जाम तो एक बार को क्लियर कर लिया, पर एक हवा टाइप छात्रों के अंदर इनिशियल लेवल पर रहता है कि इंटरव्यू निकालना बड़ा मुश्किल है। तो आपने भी यही सेम चीज बोली कि वो एक टफ टास्क होता है, तो उस टफ टास्क को किस तरीके से इजी कर सकते हैं हम अपने लेवल पे अपने लिए। मैं वही उसी पॉइंट पे मैं आ रहा था कि ये टफ जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका नहीं हो सकता। आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, इसका ट्रेनिंग भी होता है। इसमें जो सबसे बड़ा, एक तो आपका आईक्यू लेवल चेक करते हैं वो, नंबर 1। नंबर 2, आपका साइको टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिसमें साइड में 3 डॉक्टर्स बैठे होते हैं और क्वेश्चन, मान लो मैं इंटरव्यूअर हूँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मेरा इतना इम्पोर्टेंस नहीं है ना, मेरे क्वेश्चन का इतना इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस उन डॉक्टर्स का। जब मैं, जैसे आप अगर मान लो इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ से अबाउट सॉफ्ट, मैंने आपसे कहा से अबाउट सॉफ्ट के बारे में कहो, तो सॉफ्ट के बारे में कोई कहेगा बेबी डॉल, कॉटन, मतलब जो भी सॉफ्ट के बारे में, तो वो डॉक्टर ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये बच्चे ने जवाब देने में कितनी देर लगाई, इसके फेस एक्सप्रेशन क्या थे, इसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या था। आर्मी में यही चाहिए। आर्मी में हमें आपसे कोई प्रोडक्शन नहीं कराना है, हमारे को आपका कोई एक्सपर्टाइज चेक नहीं करना है, हमें सिर्फ आपका क्या चेक करना है कि आप में वो मादा है कि नहीं। आर्मी में अगर आप आर्मी अफसर बन रहे हो तो आप में लीडरशिप,
आर्मी में क्या है कि जो अफसर है उसकी लीडरशिप पे पूरी फौज काम करती है कि मैंने आपको ऑर्डर किया, आपको सबको फॉलो करना है, तो मुझे सबसे पहले करके दिखाना है, अफसर को करके दिखाना है, तब उसके पीछे फौज आगे बढ़ेगी। राइट राइट। तो मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो जी सर, हेलो, आवाज आ मेरी रही है? आवाज आ रही? जी जी जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, जी आपका वीडियो चला गया इसलिए मुझे लगा कि शायद कोई डिस्टर्बेंस हो गया। नहीं नहीं, आ गया हाँ सर। जी। हाँ ठीक। तो ये इंटरव्यू जो होता है, इस इंटरव्यू के अंदर सबसे पहले आपका आईक्यू टेस्ट होगा नंबर 1, फिर इसका आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, और ये चलता रहता है 3-4 दिन तक आपको वो टेस्ट करते हैं अलग अलग तरीके से। और राइट। इसमें मेरे बहुत सारे हर साल जो मेरी एनसीसी होलकर साइंस कॉलेज की एनसीसी, उसमें हर साल 2-4 बच्चे जो है आर्म फोर्सेस में जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि एक बच्चा मेरा एनसीसी का सी सर्टिफिकेट बी ग्रेडिंग कैडेट था, और उसको पता नहीं था, वो 6 फीट उसकी हाइट, बढ़िया पर्सनालिटी, वो मेरे पास आया कि सर आप मेरे पेपर फॉरवर्ड कर दो, मेरे को स्कूल शिक्षा कर्मी के लिए मेरे को अप्लाई किया है मैंने। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस लड़के की पर्सनालिटी 6 फीट हाइट है, इतना अच्छा, इतनी बढ़िया जिमिंग बॉडी है, और सी सर्टिफिकेट बी ग्रेडिंग के साथ है, और ये बच्चा शिक्षा कर्मी बनना चाहता है, पढ़ाना चाहता है। तो मैंने उसकी काउंसलिंग की, मैंने उससे कहा यार तुम क्यों पढ़ाना चाहते हो? बोले सर अब जॉब तो कहीं मिलेगा नहीं, ये मिल रहा है जॉब आसानी से, तो मैं यही ले लेता हूँ। तो मैंने उसको उसकी काउंसलिंग करके बताया कि तेरा सी सर्टिफिकेट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस सी सर्टिफिकेट के बदौलत तो अफसर बन सकता है। तो उसे विश्वास नहीं हुआ। ये क्या है, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग जो बच्चों को गाइड कर रहे हैं इस तरीके से, लोगों को बुला के, कि जो बच्चों को पता नहीं है वो बच्चों को मालूमात करवा रहे हैं। तो उस बच्चे ने, आप यकीन करें, वो आज मेजर है, वो लेफ्टिनेंट से सिलेक्ट हुआ, इस बात को 10 साल हो गए, आज वो मेजर है रेगुलर आर्मी के अंदर। और उस बच्चे ने ठान लिया, मैंने उसकी काउंसलिंग की, उसने ठान लिया कि नहीं अब मेरे को आर्मी अफसर ही बनना है। आज मेजर मतलब 1 लाख रुपए से ऊपर की सैलरी, बिल्कुल, और फ्री उसका हाउस, उसकी सारे घर की मेडिकल फैसिलिटी फ्री, बच्चों की एजुकेशन फ्री, राशन फ्री, सब कुछ फ्री। और उसका स्टाइल, आज वो जब मुझसे मिलता है तो मुझे पुराना जो अखिल मेंढे, मेजर अखिल मेंढे, तो मुझे उसका पुराना चेहरा याद आता है और आज का चेहरा याद आता है। जो गजब का कॉन्फिडेंस आर्मी में जाने के बाद, और एक्सरसाइज करने के बाद, और ऑपरेशंस करने के बाद, और आर्मी के साथ वार टैक्टिक्स में जाने के बाद, आज जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है वो गजब का है। अगर वो शिक्षा कर्मी होता तो आज की तारीख में वो उसकी लाइफ को थ्रो कर चुका होता। तो मेरा फिर ये मेरा मोटिवेशन फिर बच्चों के लिए कि जीवन में सोचें कि हमारे लिए अच्छा क्या हो सकता है। तो हमने बात की पहले 12th की, उसके बाद हमने बात की ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन में भी मैंने एनसीसी की भी बात की, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट बी ग्रेडिंग की, वो अगर है तो बहुत अच्छी बात है। आप इंटरव्यू करके डायरेक्ट, आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना है, आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा अब मैं बात करूंगा इंजीनियर्स की। लड़कियों की भी मैंने बात कर ली कि लड़कियां जो हैं वो आर्मी में जा सकती हैं, उनकी 67 वैकेंसीज रिजर्व्ड हैं, वो बिना रिटर्न एग्जाम के डायरेक्ट इंटरव्यू से जा सकती हैं। बच्चों की भी मैंने बात की। अब मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल विंग, इंजीनियर्स की। ये तो कॉमर्स की बात हो गई, आर्ट्स की बात हो गई, साइंस ग्रेजुएट, तीनों ग्रेजुएशन की बात हो गई। अब वो बच्चे जो इंजीनियर्स हैं, क्योंकि सर इंजीनियर्स की बात यहाँ पे करना इसलिए भी थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम भारत देश में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स थोक में हर साल जो है बाहर प्रोड्यूस कर निकालता रहे है। हैं, निकाल पर रहे हैं। वो दिक्कत उसमें ये होती है कि उतनी जॉब्स है नहीं, और ये कोविड के बाद किस तरीके से और सिनारियो चेंज होंगे, तो वो एक डर का कहीं ना कहीं माहौल बच्चों के अंदर रहता है। तो सर सही इंजीनियर्स बात। को किस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए, हम उस पर भी बात कर लेते हैं। मैं आपको भी एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। इंजीनियर्स बहुत सारे कॉलेजेस खोल दिए गवर्नमेंट ने, और बहुत हर साल हजारों इंजीनियर्स बाहर निकल रहे हैं। और वो इंजीनियर्स भी ऐसे हैं कि जो कोई गाइड पढ़ के बने हुए इंजीनियर्स हैं, वो रियल इंजीनियर भी नहीं है, और उनको 10,000 रुपए से स्टार्ट कर रही, जो भी इंडस्ट्री है वो 10,000 रुपए से स्टार्ट कर रही है। लेकिन इंजीनियर्स के लिए आर्मी में अभी भी बहुत रिस्पेक्ट है, और इंजीनियर्स को भी रिटन एग्जाम नहीं देना है, वो डायरेक्ट वो टेक्निकल विंग के अंदर जो है वो रिक्रूट हो सकते हैं। उन्हें सिर्फ इंटरव्यू देना है, इंजीनियर बी की डिग्री के साथ उनको इंटरव्यू देना है और उनको सिलेक्ट होना है। तो अगर मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर एनसीसी नहीं है, वो मेरे पास ये अप्रोच करने आते हैं। वो उनको पता है, उन बच्चों की किसी ने तो बहुत अच्छी काउंसलिंग की है, उन्हें पता है कि हम आर्मी में जा सकते हैं, तो वो इंजीनियर्स मेरे पास आते हैं कि सर हमको एनसीसी दे दो आप।
तो इंजीनियर प्लस एनसीसी दोनों मिला के हमारा बहुत अच्छा फ्यूचर सेट हो जाएगा आर्मी के अंदर। तो इंजीनियर के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो आर्मी के अंदर है। वो बच्चे भी जो हैं जो इंजीनियर्स में सीडीएस सर कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम या फिर ऑल ओवर किसी भी स्ट्रीम से, अगर आपने 4 साल का बीई बीटेक किया हुआ है तो आप आपने भी, हाँ आपने भी, अभी देखो इंजीनियर्स में मैकेनिकल विंग की भी जरूरत है, सॉफ्टवेयर वालों की तो है ही, इंफॉर्मेशन आईटी वालों की तो है ही सही, केमिकल इंजीनियरिंग की भी है, बायोलॉजिकल वारफेयर हो रहे हैं, केमिकल इंजीनियरिंग की भी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी है, क्योंकि ये सब चीजें लगती हैं। इंजीनियर तो कोई भी इंजीनियर है तो वो तो सिविल, मतलब अगर आप आर्मी किसी जो भी है, स्ट्रीम से हैं हाँ आर्मी तो ब्रिजेस आप, भी बनाती है, पुल बनाती है, सब बनाती है, तो सिविल इंजीनियर्स की भी जरूरत है। राइट तो राइट राइट, कोई भी इंजीनियर है तो उसकी जरूरत आर्मी में है, और बिल्कुल ये उसके लिए बात। बहुत अच्छा फ्यूचर आर्मी में सिक्योर्ड है। तो इसके अलावा सर लॉ ग्रेजुएट के लिए बोलूंगा, लॉ ग्रेजुएट अब तो बीकॉम बीए बीएससी हो गया, हाँ इसके हाँ, बाद नंबर आता है, इसके बाद नंबर आता है इंजीनियर्स का, वो भी हो गया। नाउ लॉ ग्रेजुएट्स के भी जेक कोर्ट, आर्मी में क्या होता है, कोर्ट मार्शल्स होते हैं, तो कोर्ट मार्शल में जो एडवोकेट्स हैं उनकी जरूरत पड़ती है, उनको मेजर रैंक से रिक्रूट किया जाता है। राइट, और जो एलएलबी का बच्चा है उसको एग्जाम देना पड़ता है, जेक कोर्ट का एग्जाम देना पड़ता है, और वो अगर सिलेक्ट हो जाता है तो उसको मेजर रैंक दी जाती है, और उसका काम वार लड़ना नहीं होता है, उसका काम लिटिगेशन होता है, ओके, मार्शल्स के केसेस को डील करना होता है, पर उसको जो कमीशन मिलता है वो रेगुलर मेजर का कमीशन मिलता है। राइट। तो तो यहाँ पर ये एक यहाँ पे तो ध्यान मैंने देने आपको वाली बता बात दिया है कि, हाँ कि हाँ बताएं। इंजीनियर्स जो हैं, इंजीनियर जो बच्चे इंजीनियरिंग लास्ट फाइनल ईयर में परस्यू कर रहे हैं, वो या तो जो इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, वो जो बच्चे लॉ में हैं, वो ये दोनों भी अपने डिफेंस में जॉब तलाश सकते हैं, अच्छे पैकेज में तलाश सकते हैं, एक रुतबे वाली जॉब ढूंढ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने अगर इंजीनियरिंग या फिर लॉ किया है तो सिर्फ आप उसी दिशा में आगे बढ़े। डिफेंस भी आपके लिए एक बहुत बड़ा स्कोप खोल के है। रखता है। ये एक चीज समझ में आती है सर। इसके बाद हम और दूसरे अगर किसी और स्ट्रीम से हैं या किसी और फील्ड से हैं और डिफेंस में जाने की इच्छा रखते हैं तो फिर क्या तरीके? डिफेंस में सबका वेलकम है, लेकिन आप वैसा मटेरियल हो, डिफेंस के लायक मटेरियल हो, आप पहले अपने आप को तलाशो कि आप डिफेंस में जा सकते हो क्या। डिफेंस सबसे में इम्पोर्टेंट है आपका ये। एक तो फिजिकल फिटनेस, आपका फिजिकल फिटनेस कि आपका स्टेमिना, आपका फिजिकल फिटनेस, आपके नी जॉइंट और फुट, वो भी देखते हैं। अगर फ्लैट फुट है तो आप काम के नहीं हो, आपको अगर स्पेक्स चश्मा लगता है तो आप काम के नहीं हो। उसका एक नंबर है कि उससे ज्यादा नंबर का अगर चश्मा है तो आप फिर आर्मी के लिए लायक नहीं हो। अगर आपके जॉइंट नीज हैं, आपके घुटने आपस में जॉइंट होते हैं, तो आप आर्मी के लायक नहीं हो। तो पहले आप अपने आप को असेस करें कि आप आर्मी मटेरियल हो भी कि नहीं। अगर आप राइट। आर्मी मटेरियल हैं तो एक बार अक्टूबर में, एक बार दिसंबर में, और एक बार जून में, 3 बार आर्मी की पूरे पूरे अखबार में पूरे पूरे पेज की एडवर्टाइजमेंट आती है, एयरफोर्स की भी, आर्मी की भी, और नेवी की भी। तो इन तीनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई करें एसएसबी और सीडीएस के थ्रू। आपको अगर इंटरव्यू कॉल आता है, आप जाएं, आप इंटरव्यू दें। अगर आप में मादा होगा, आप उसके लिए तैयारी करें। आजकल तो बहुत सारी कोचिंग्स भी स्टार्ट हो गई हैं जो बच्चों को की ग्रूमिंग करते हैं। बच्चों को कुछ तो जो रिटायर्ड कर्नल्स हैं, रिटायर्ड आर्मी अफसर्स हैं, उन्होंने कोचिंग स्टार्ट भी कर दी है, और वो फिजिकल फिटनेस भी बच्चों की कराते हैं, और जो थियोरेटिकल और जो आईक्यू लेवल है ये भी वो ट्रेन करते हैं बच्चों को। तो आपको अगर आप मन बना लेंगे एक बार, जैसा मैंने आपको बताया ना कि मेरा पहला काम क्या है कि आपको मैं मन से तैयार करूं कि आपको आर्मी में जाना है। अगर मेरी काउंसलिंग से आप अगर मन से तैयार है कि मेरे को आर्मी में जाना है, तो दैट्स इट। उसके बाद तो बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जिनके थ्रू आप आर्मी में जा सकते हैं, जो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आपका एक बार अगेन एक छोटा सा मोटिवेशन ये कि आप जीवन में मरने से डरना, भाई आर्मी में न जाने के पीछे एक ही कारण होता है कि गोली यार लग जाएगी। ऑपरेशन में जाना पड़ेगा, गोली लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे एक मित्र कर्नल ब्याला, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र। हम जब एनसीसी में डील करते हैं तो सारे आर्मी अफसर हमारे साथ होते हैं, और वो कैंप्स के अंदर और रेगुलर एक्टिविटी में और आरडीसी परेड में हमारे साथ होते हैं। तो उन्होंने मुझे एक बहुत बढ़िया वाकया बताया। उन्होंने मुझे बताया कि यार जब मैं लेफ्टिनेंट से ज्वाइन किया मैंने, और मेरी पहली पोस्टिंग जो है वो कश्मीर में बारामूला में हो गई, जो हार्ड टेररिस्ट एरिया है। बारामूला, तो ये जब पहले ऑपरेशन में फर्स्ट टाइम मैंने गन उठाया और मैं ऑपरेशन में जा रहा था, कि मुझे ऑर्डर मिला कि मुझे ऑपरेशन में जाना है, तो मुझे हर बार ये लग रहा था कि यार कहीं से
कहीं भी कुछ भी आवाज लगे तो ऐसा लगे बुलेट की आवाज है और ये लग ना जाए, बुलेट लग ना जाए। तो ये जो बुलेट फियर है ये हर किसी को होता है। कोई ये कहता है कि मुझे डर नहीं लगता है तो गलत झूठ बोलता है। हर किसी व्यक्ति में बुलेट फियर होता है। उन्होंने ये कहा कि मुझे जब मैं पहली बार ऑपरेशन में गया तो हर बार मुझे लगा कि यार ऐसा कि कहीं से आवाज हुई तो ऐसा लगा बुलेट फायर हुआ, कहीं मुझे ना लग जाए। लेकिन एक बार जब मैंने सक्सेसफुल ऑपरेशन कर लिया तो सेकंड टाइम जब मैं गया तो मुझे ये लगा कि अब साली बुलेट कहीं भी चले मुझे नहीं लगेगी, ये कॉन्फिडेंस। तो ये धीरे धीरे आज एक चीज बताओ, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, मैं कॉलेज में एनसीसी अफसर हूँ, मैं कॉलेज में प्लेसमेंट अफसर हूँ। मैं फर्स्ट डे तो कुछ भी नहीं था। द फर्स्ट डे, अगर मैं जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उस दिन मुझे पता ही नहीं था कि प्रोफेसर पढ़ाते कैसे हैं या पढ़ाना भी एक आर्ट है, कैसे होता है। एनसीसी में मैं गया, मैं 5 महीने की ट्रेनिंग पे गया। मैं मेरी एग्जांपल इसीलिए बार बार कोट करता हूँ कि मैं आर्मी में कैप्टन भी बना, मुझे कमीशन मिला, मैं प्रोफेसर भी बना, मैंने पीएचडी किया, मैं डॉक्टर भी बना, प्रोफेसर, डॉक्टर, कैप्टन, मैंने 3 डेजिग्नेशन लिए। तो ये सब पहले दिन तो कुछ भी नहीं था, ये धीरे धीरे हुआ। और अब मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मैं सब कर सकता हूँ। मैं आर्मी टैक्टिक्स भी कर सकता हूँ। मैं आपके सामने आर्मी के ऊपर अब लेक्चर भी दे रहा हूँ, मैं अपने बॉटनी का भी लेक्चर देता हूँ। तो ये धीरे धीरे सब हो जाता है। आज हम पहले दिन क्या कर रहे हैं पता है? आर्मी में इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हमें सिर्फ एक कारण से डर लग रहा है कि कहीं बुलेट न लग जाए, जान न चली जाए। तो जान की परवाह तो नहीं करना चाहिए। ये तो ये जो आपका डेस्टिनेशन है आने और जाने का, ये तो डिसाइडेड है। अगर वहां कुछ, अगर बॉर्डर पे कुछ नहीं होगा तो घर पे हो जाएगा। ऐसे कितने लोग बहुत अननोन चले जाते हैं। तो ऐसी चीजों से नहीं घबराना चाहिए। अगर मान लो हमें वाकई जीवन जीना है, मुझे लगता है लाइफ अगर कहीं है तो वो आर्मी में है। आप ये देखें, आप वो जो पूरी कंट्री को आप फ्री में घूमते हैं, आप हवा में उड़ते हैं, आप टैंक ड्राइव करते हैं, आप गोल्फ खेलते हैं, आप पोलो खेलते हैं। ये गेम पहले राजा महाराजा खेलते थे, गोल्फ और पोलो। गोल्फ का मैदान ही अभी इन बच्चों में से बहुत कम लोगों ने, एक आध बच्चे ने गोल्फ का मैदान देखा होगा, पोलो का मैदान देखा होगा। आर्मी में गोल्फ खेलना, पोलो खेलना, और आर्मी के में जिन जिन उनके सेंटर्स पे मैंने ट्रेनिंग लिया है वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। आप अगर उनकी देख लोगे, रेड कारपेट उनका अरेंजमेंट देख लोगे, और आप उनके अंदर के सेंटर्स की आप स्टाइल देख लोगे तो आपको लगेगा यही रहना चाहिए, इसके अलावा कहीं नहीं रहना चाहिए। उनका नहीं, लोग कहते हैं कि बड़ी ड्राई लाइफ होती है आर्मी में, घर आने को नहीं मिलता है। आर्मी में 60 डेज तो आपको छुट्टी मिलती है, 60 दिन आप घर पे रहो, 30 डेज आपको कैजुअल लीव मिलती है। मतलब लगभग 3 महीने तो आप 12 महीने में 3 महीने आप घर पे रहते हो। लोग ये कहते हैं कि भाई फैमिली के साथ रहने को नहीं मिलता है। गलत बात। पीस एरिया में जब पोस्टिंग होती है आप फैमिली के साथ रहो। सिर्फ जब आपको ऑपरेशन में भेजा जाता है जब फैमिली नहीं जाती, अदरवाइज आप फैमिली के साथ रहते हैं, आपको छुट्टियां सारी मिलती हैं। लोग कहते हैं कि हम अगर आर्मी में चले जाएंगे हमारा एजुकेशन रुक जाएगा, ग्रेजुएशन के बाद हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आर्मी में आपको छुट्टी देती है 2 साल की कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके आओ, ऑन लीव, ऑन सैलरी, कि आप जाओ और पढ़ के आओ, आपको जो भी पढ़ना हो। इंदौर में मैं इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में कोऑर्डिनेटर हूँ। आप ये देखें कि कई आर्मी अफसर जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के कोर्स, मैनेजमेंट के कोर्स इग्नू से करते हैं, और उनको छुट्टी देती, आर्मी उनको छुट्टी देती है कि आप पढ़ाई करें। तो ना आपकी पढ़ाई रुकती है, ना आपके साथ फैमिली का रिक्रिएशन रुकता है, ना आपका मजा रुकता है, ना आपका एडवेंचर रुकता है, आपका कुछ भी नहीं रुकता है। आपको हमेशा जीने का मजा, सम्मान, रिस्पेक्ट, और जो किसी को नहीं मिलता है। मैं सिविलियन लाइफ में जो किसी को नहीं मिलता है। मैं 1999 जब ये 2K सेलिब्रेट हो रहा था, 2000 आया था, मिलेनियम ईयर आया था, जब मैं अहमदनगर में था, मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, मैं अहमदनगर में था। तो मुझे ये गलतफहमी थी कि न्यू ईयर जो है वो सिविल में ही सेलिब्रेट होता है। हम ही जाते हैं होटल्स में और बड़ा हंगामा हल्ला करते हैं और न्यू ईयर मनाते हैं। मैंने अहमदनगर का आर्मी में जो न्यू ईयर देखा मेरी जिंदगी में, आज इतने साल हो गए, 25 साल हो गए मेरे को यहाँ आए, लेकिन वैसा मैंने न्यू ईयर तो कहीं नहीं देखा जैसा वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। तो उनका जीने का अंदाज, उनका स्टाइल, वो जो है बहुत अलग है, जो सिविल में पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरा बच्चों से एक बार फिर ये उनकी काउंसलिंग और उनके लिए मोटिवेशन है कि जरूर ट्राई करें और जरूर जाएं आर्मी में, वैसी तैयारी करें, उतने अच्छे बने, उतने कॉम्पिटेंट बने कि आप वैसी एग्जाम्स क्लियर करें और आर्मी में अफसर बने। थैंक यू वेरी मच। सर आपने बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है कि सारा निचोड़ आपने एक बार में बता दिया है।
कि कैसे 12th के बाद और कैसे ग्रेजुएशन के बाद बच्चे अपने डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हैं। और जो लोग दूसरी दूसरी फील्ड से हैं, जैसे इंजीनियरिंग से हैं, लॉ से हैं, या फिर किसी और दूसरे डिपार्टमेंट से हैं, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। खास तौर से जो लोग एनसीसी लेके जिन्होंने पढ़ाई की है, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है कि वो डिफेंस में अपनी सर्विसेज देने का एक चांस लें। सर, हम कुछ सवाल लेते हैं, आखिरी के 15-14 मिनट अपने पास बाकी हैं, तो हम कुछ सवाल ले लेते हैं। एक सवाल आया है डॉक्टर अरविंद कुमार जी का। वो जानना चाहते हैं कि एईसी आर्मी एजुकेशन कोर, बेसिकली आर्मी एजुकेशन कोर के बारे में वो जानना चाहते हैं, तो इस पे जी। नहीं, उनका उनका प्रश्न क्या है? ये सर, व्हाट अबाउट एईसी आर्मी एईसी, एजुकेशन कोर? हाँ। हाँ, आर्मी एजुकेशन कोर आर्मी का एक अपना एस्टेब्लिशमेंट है, और उसमें वो बच्चों को ट्रेन करते हैं। जो उनके यहाँ आते हैं ट्रेनीज, जो उनके यहाँ वायोज आते हैं, यंग अफसर, उनको ट्रेन करते हैं। ओके, तो यंग अफसर्स को ट्रेन करने का काम होता है। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब का ये जो सवाल है उसका जवाब उनको मिल गया होगा, एसी बेसिकली क्या करता है। और सर, एक चीज हमने काफी कुछ लंबा डिस्कशन में देखा कि इंटरव्यू जो सेक्शन होता है, इंटरव्यू सेक्शन थोड़ा टफ होता है, पर उस टफ को हम आराम से क्लियर कर सकते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप सबसे पहले अपनी इच्छा, आप करना क्या चाहते हैं, आप आर्मी में जाना क्यों चाहते हैं, आप डिफेंस सर्विसेज में क्यों हिस्सा बनना चाहते हैं, उसका सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज आपने एक ये बोली कि ऐसी शान और शौकत वाली जॉब आपको कहीं और देखने को नहीं मिलती, जहाँ पे आपको सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। साथ में जो मिथ, आपने 2-3 मिथ भी क्लियर किए, जैसे कि डिफेंस में छुट्टियां नहीं मिलती हैं, तो आपने बताया कि वो कम से कम 3 महीने की तो छुट्टी मिलती है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो समझ में आती है वो ये कि एक मिथ लोगों को ये रहता है कि वहां पे जाके हम अपना आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग भी इस बात को ध्यान से सुने कि आर्मी आपको कम से कम 2 साल का जो है वो ऑफ देता है कि आप अपने आगे की पढ़ाई करें। हायर एजुकेशन आप गेन करें। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो डिफेंस सर्विसेज कुल मिला के हर मायने में हमारे लिए सबसे बेहतरीन साबित होता है। और देयर इज एनी बेनिफिट फॉर एनसीसी स्टूडेंट्स? मैं बता दूं, एक सवाल आया है एनसीसी स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट है, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, सर से भी एक बार जान लेंगे। एनसीसी में अगर आप सी सर्टिफाइड और बी ग्रेड का सर्टिफिकेशन आपके पास है, अगर मैं गलत नहीं हूँ सर, तो सी सर्टिफिकेट बी ग्रेडिंग से। हाँ, बी ग्रेडिंग से, तो अगर आपके पास ये है तो वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होता है। आप उसका इस्तेमाल करके आपको रिटर्न एग्जाम शायद नहीं देना होता है, नहीं, और एग्जामिशन फिर आप, एग्जामिशन है। हाँ, आप डायरेक्ट इंटरव्यू में जाते हैं सर। जाते हैं। और आप अपनी तरफ से ऐसे क्या, जैसे वैसे तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, पर डिफेंस में अपना करियर सेट करने के लिए अगर क्योंकि आजकल की यंग जनरेशन थोड़ा शॉर्टकट मांगती है, तो अगर कुछ 1-2 शॉर्ट कीज आप बताना चाहें तो वो क्या होंगी बच्चों के लिए कि हाँ, ये तो करना ही चाहिए आपने? देखो, पहली चीज तो ये है कि जो बच्चे ने ये माइंडसेट बना लिया है कि मुझे आर्मी में जाना है, और उस बच्चे की उम्र अगर कभी मान लो 16 साल है, 15-16 साल का बच्चे ने डिसाइड कर लिया है कि मैं तो अब आर्मी में ही जाऊंगा, तो उस बच्चे के लिए बहुत अच्छी एज में उसने डिसाइड किया है कि उसे आर्मी में जाना है, तो उसको वैसा काम करना शुरू कर देना चाहिए, वैसी बातों पे ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। नंबर 1, जो मैथमेटिक्स है, मतलब जो जनरल मैथमेटिक्स, जिसको अपन हायर मैथमेटिक्स नहीं कहेंगे, जनरल मैथमेटिक्स में उसका एक अच्छा कमांड होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेज दोनों, हिंदी और इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल उसकी बहुत अच्छी होना चाहिए। तो उसको 2 चीजों पे 15 साल की उम्र से काम करना शुरू करना चाहिए कि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, उसकी हिंदी बहुत अच्छी हो, और उसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो। अगर इन 3 चीजों पे उसकी कमांड है तो वो बच्चा बहुत आसानी से ये वाली एग्जाम क्लियर कर, एनडीए ही क्लियर कर सकता है। वो मैं कहता हूँ उसको ज्यादा वेट ही नहीं करना पड़ेगा, वो ग्रेजुएशन की डिग्री भी आर्मी उसको देगी
ग्रेजुएशन भी वही करा के देंगे और उसमें फीस भी नहीं लगती है। आप देखो पेरेंट्स को भी आप कितना रिलैक्स कर देते हैं कि फीस भी बहुत नॉमिनल लगती है। जब आप एनडीए में चले जाते हैं तो इतने बढ़िया इंस्टीट्यूट में जाके आपके माँ बाप का पैसा भी बहुत नॉमिनल खर्च होता है और आपको इतनी रेपुटेड डिग्री मिलती है ग्रेजुएशन की, प्लस आपको वो जॉब भी, मतलब आप बने, जैसे ही आपका एनडीए में सिलेक्शन हुआ कि आप अफसर तो बन ही गए, मतलब अभी आप ग्रेजुएट भी नहीं हो लेकिन उसी दिन डिसाइड हो जाता है कि आप अफसर बन गए। तो इसलिए आपको अगर मान लो सबसे सही उम्र अगर आपको डिसाइड करने की तो वो 15 साल की उम्र है। 15-16 साल की उम्र में आप ये डिसाइड कर लो कि मुझे क्या करना है। तो मैंने जैसा बताया, आप आपकी लैंग्वेज सुधारो, आपका गणित सुधारो, आपका आईक्यू के साथ क्या है कि एक तो रोज आप कोई सा एक अच्छा एक इंग्लिश का पेपर पढ़ें, एक हिंदी का पेपर पढ़ें, आपको अपनी कंट्री के बारे में, नाइबरिंग कंट्रीज के बारे में और पूरे वर्ल्ड के बारे में, इसके बारे में आपको सब कुछ पता होना। जितनी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रही हैं अभी उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपकी कंट्री की ज्योग्राफी के बारे में, उसकी इकोनॉमिक्स के बारे में, उसके पॉलिटिक्स के बारे में, ये सब आपको पता होना चाहिए। इंडिया का नाइबरिंग कंट्री के साथ क्या रिलेशनशिप है, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ, ये सब चीजें भी आपको पता होना। ये 15-16 साल की उम्र से आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यही सब चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती है। तो बिल्कुल, तो वो ये छोटी छोटी चीजें बच्चे ये चीज ध्यान रखें कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी ये चीज का ख्याल रखें, क्योंकि मोस्टली केसेस में हम ये मानते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को गोली लगने की वजह से या फिर अपने बच्चे को खो देने की वजह से डिफेंस सर्विसेज में आगे नहीं भेजते। लेकिन पर मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका खुद का ख्वाब होता है कि वो जाएं, वो नहीं जा पाते तो वो अपने बच्चे को आगे भेजना चाहते हैं। हालांकि गिने चुने परिवार ऐसे मिलते हैं, पर मिलते हैं। मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ। बिल्कुल। मेरे टीचर रहे डॉक्टर वीवी दीवान जी, जिन्होंने मुझे पढ़ाया होलकर कॉलेज में। उनका इकलौता लड़का कर्नल निखिल दीवान जी, इकलौता एक ही लड़का। और वो प्रोफेसर साहब, उनकी उनकी फैमिली में कोई आर्मी में नहीं, लेकिन बच्चे ने डिसाइड किया कि मेरे को आर्मी में जाना है। कर्नल निखिल दीवान जी ने, वो मेरे होलकर कॉलेज की, वो स्टूडेंट भी होलकर कॉलेज का था, सर भी होलकर कॉलेज में पढ़ाते थे। उस बच्चे ने वहाँ पे एनसीसी लिया, एयरविंग एनसीसी लिया और ग्रेजुएशन होलकर कॉलेज से किया। और उसके बाद थ्रू आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, उन्होंने कमीशन लिया। कमीशन लेने के बाद वो इतने टैलेंटेड अफसर बने, मेरे से हालांकि जूनियर थे और बाद में मेरे एनसीसी में अफसर बन के आए। मेरे ही यूनिट में 2MP आर्मर्ड स्क्वाड्रन में मेरे से होलकर कॉलेज में मुझसे जूनियर थे, मेरे प्रोफेसर साहब के बेटे थे, बड़े फैमिली मेंबर थे। बट वो इतने अच्छे, इतने टैलेंटेड आर्मी अफसर बने। उनकी पीस कीपिंग फोर्स में सोमालिया में पोस्टिंग रही 4 साल। वो बेस्ट कमांडो बने, उन्होंने जो ट्रेनिंग लिया बेस्ट कमांडो बने और प्रमोट होके लेफ्टिनेंट से कैप्टन, कैप्टन से मेजर, मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल और फिर फुल कर्नल बने और फुल कर्नल से अभी रिटायर हुए। तो और सर अब आप देखें कि अगर मान लो पेरेंट्स ये सोचे मेरा एक ही लड़का है तो मैं इसको डाइवर्ट करूं कि नहीं आर्मी में नहीं जाना, भाई मेरा तो एक ही लड़का है, तो अगर ये आर्मी में जाएगा तो हमारा क्या होगा। और आप यकीन करें कि उसने पूरा टाइम अपना आर्मी को डिवोट किया और पेरेंट्स, मदर फादर दोनों प्रोफेसर थे, वो अकेले रहे पर उन्होंने इस चीज को कभी जो है वो पॉइंट आउट नहीं किया। उन्होंने अपनी मर्जी से देश की सेवा में अपने बच्चों को भेजा। तो आपने सही कहा कि ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं कि जो अपने बच्चों को खुद होके भेजना चाहते हैं कि नहीं जाओ और बिल्कुल। तो मैं वही कहना चाहता था कि ऐसे और भी जो पेरेंट्स हैं जो इस वक्त हमारा ये वेबिनार देख रहे हैं, आगे उन तक ये बात जब भी पहुंचे तो वो इस बात का ख्याल रखें कि 14, 15, 16 साल की उम्र से ही बच्चों को कम्युनिकेशन में स्ट्रॉन्ग करें, उसकी मैथ्स में स्ट्रॉन्ग करें, उसके आईक्यू लेवल इम्पोर्टेंट होना चाहिए, उसकी जीके जनरल नॉलेज बेहतर होनी चाहिए। तो हमें इन सब चीज़ों पे काम करने की जरूरत है। सर एक क्वेश्चन और आ रहा है, एनसीसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और साथ में लगा हुआ था। ये सीबा शेख जानना चाहती हैं कि एनएसएस क्या होता है। ये एनएसएस के बारे में जानना चाह रही है। राष्ट्रीय सेवा योजना, एनएसएस मीन्स राष्ट्रीय सेवा योजना। ठीक है। ये गवर्नमेंट की एक और विंग है, एनसीसी के पैरेलल एक और विंग है एनएसएस। जो बच्चे एनसीसी में एडमिशन नहीं ले पाते, क्योंकि पहली जो क्राइटेरिया, पहली जो इंटरेस्ट बच्चों का होता है वो एनसीसी में होता है, लेकिन एनसीसी में लिमिटेड सीट्स होती हैं। वो उसकी यूनिट 25, 50, 60 एंड 100 इज द मैक्सिमम। एक कॉलेज को इससे बड़ी यूनिट नहीं मिलती है।
अब मान लो उनके कॉलेज में 6,000 बच्चे हैं, तो 6,000 में से सिर्फ 60 बच्चों को एनसीसी मिलेगी, तो बहुत छोटा रेशो आ जाता है। तो जिन बच्चों को एनसीसी नहीं मिलती है वो बच्चे फिर एनएसएस लेते हैं। एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना है कि सेल्फलेस हम देश की सेवा करें। उसमें वो उसमें भी परेड भी होता है, वो लोग दिल्ली राजपथ परेड पे भी जाते हैं एनएसएस वाले, पर उसका आर्मी से कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय सेवा योजना भी बहुत अच्छी विंग है और बच्चों में सेवा की भावना डेवलप करती है, देश के प्रति डिवोशन की भावना डेवलप करती है, डिसिप्लिन डेवलप करती है। इनके भी कैंप भी लगते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना, जैसे एनसीसी का कैंप लगता है 10 दिन का, एनएसएस का भी 10 दिन का कैंप लगता है। बच्चे जो है वहां पे बहुत क्रिएटिविटी करते हैं, गाँव में कैंप लगाते हैं, गाँव में सड़क बनाना, गाँव में जाके जो एजुकेट करना, गाँव के लोगों को, महिलाओं को एजुकेट करना, बच्चों को एजुकेट करना, हेल्थ हाइजीन के ऊपर एजुकेट करना। तो एनएसएस का बहुत अच्छा काम है, बट उसका आर्मी से कोई कनेक्शन नहीं है। इट इज पैरेलल टू द एनसीसी, एनएसएस इज पैरेलल टू एनसीसी। तो एनएसएस जो है वो एनसीसी के पैरेलल है, और जो एनसीसी में नहीं जा पाते तो उनके लिए एक चांस एनएसएस भी अच्छा, हाँ बनता है। हाँ जी। सर, एक हर्षा गुप्ता है हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ी हैं, वो जानना चाहती हैं कि एनसीसी के थ्रू कितनी बार अप्लाई किया जा सकता है। मैंने उम्र का बताया, जब तक आप 24 साल के हैं आप बार बार अप्लाई करो। अगर आप एनसीसी के सी सर्टिफिकेट बी ग्रेडिंग से हैं, ये सर्टिफिकेट आपके पास है, तो जितनी बार एडवर्टाइजमेंट आए उतनी बार अप्लाई करो, बशर्त कि आपकी उम्र 24 साल से कम। 24 साल से कम हो, तो ये चीज बिल्कुल सही है। आप इसमें कोई फिगर नहीं बताया गया है कि आप 5 बार या 10 बार कर सकते हैं। 24 से पहले आपका जब जब चांस बनता है तब आप कर सकते हैं। हमारे साथ ऋषि जोशी हैं, जो जानना चाहती हैं कि सीएपीएफ एग्जाम क्या होता है, जो कि यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। सीएपीएफ सीएस तो हाँ जी, सीएपीएफ सीएपीएफ पी पी फॉर पैरेट, सीएपीएफ हाँ। एग्जाम, सीएपीएफ एग्जाम बता रहे हूँ, जो यूपीएससी कंडक्ट करता है। इसको जरा उनसे एक बार और पूछो कि वो क्या चाहती है, क्या पूछे। मैं एक बार इनसे मैं जान कनेक्ट नहीं लेता कर हूँ। पा रहा हूँ कि ये क्या है। यूपीएससी तो आर्मी की सीडीएस का एग्जाम करती है, आईएमएस एग्जाम कंडक्ट कराती है, एनडीए का एग्जाम कनेक्ट कराती है। ये कौन सी एग्जाम का पूछ रही है?